नमस्कार। साइको स्पिरिचुअल इंटरवेंशन प्रोग्राम श्रृंखला में ये हमारा आखिरी सेशन है जिसमें हम ओवरऑल वेलबींग की बात कर रहे हैं। जब हम ओवरऑल वेलबींग की बात करते हैं तो हमारे पास एक एस्पेक्ट है इंडियन पर्सपेक्टिव और दूसरा है वेस्टर्न और मेन स्ट्रीम पर्सपेक्टिव, समझने के लिए कि हमारी ओवरऑल वेलबींग क्या है और किस तरह से ये हमारे साथ ग्रो होनी चाहिए। अगर हम इंडियन मॉडल की बात करते हैं जो इंडियन फिलोसॉफिकल रिलीजियस स्पिरिचुअल लिटरेचर पर बेस्ड है, तो हम हर जगह माइंड बॉडी कनेक्शंस की बात करते हैं और अपने इंडियन कॉन्सेप्ट्स में कभी भी माइंड और बॉडी को दो सेपरेट एस्पेक्ट्स नहीं समझा गया है। इसीलिए हम योग हर चीज का उसमें प्रॉपर सही कनेक्शन होना वो मायने रखता है। जो हमारी इंडियन थियरीज हैं उनके हिसाब से हमारी 3 तरह की पर्सनैलिटी हो सकती है। शायद मैंने इसको पहले भी डिस्कस किया है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। और हम जिस भी टाइम जिस गुण के साथ हैं उस गुण का हमारे परसेप्शन के साथ सीधा संबंध है। जैसे जब हम तामसिक गुण में हैं उस टाइम पे हम थोड़ा सा डल, लेथार्जिक और डिप्रेसिव सा फील करते हैं, तो हमें पूरी दुनिया ऐसी सी ही दिखाई देती है। जब हम सात्विक मोड में होते हैं तब हमें सब चारों तरफ खुशी नजर आती है। तो किस मोड में हम किस टाइम पर हैं, इस बात का असर इस बात पर भी पड़ता है कि हम किस टाइम किस गुण के साथ हैं। और कुछ हद तक ये गुण हम सब लोगों में अलग अलग भी होते हैं, जिसमें जैसे हम में से कुछ लोग ज्यादा सात्विक हैं, कुछ ज्यादा तामसिक हैं, कुछ ज्यादा राजसिक हैं। ऐसे ही अगर हम आयुर्वेदिक मॉडल की बात करते हैं वो भी बैलेंसिंग की बात करते हैं कि हमारे जो 3 विकाराज हैं, वात, पित्त और कफ, इन सब में बैलेंसिंग होना चाहिए, संतुलन होना चाहिए। अगर ये संतुलन नहीं है तभी हमें शारीरिक या मानसिक रोग होते हैं। तो यहाँ पर फिर से हम हर तरह से संतुलन की बात करते हैं। तीसरा पॉइंट हम समझ सकते हैं ओवरऑल वेलबींग के लिए कि हम विद इन वर्ल्ड और आउटर वर्ल्ड 2 तरह की लाइफ में डिवाइड कर सकते हैं अपने आप को। विद इन वर्ल्ड ये हुआ कि हमारे मन में अंदर कितनी शांति है, कितनी खुशी है, कितने आनंद में हैं हम, और कितना एक तरह से समरसता है, इनर हार्मनी है। बाहर का हुआ कि बाहर के अचीवमेंट्स के लिए हमें क्या चाहिए, किस तरह की हमें एक्टिविटीज करनी चाहिए, कैसे हम एक सक्सेसफुल लाइफ सर्व कर सकते हैं। जैसे एक स्टूडेंट के लिए एक बैलेंस्ड लेवल पे स्टडी करना या और अच्छी मेहनत करनी है और अच्छे नंबर चाहिए, तो उस लेवल को समझना और उस लेवल पर जाकर अपने आप के लिए मेहनत करना। अगर हम इस बैलेंसिंग की बात करते हैं तो हमारे पास जो 2 टूल्स हैं वो है योगा और मेडिटेशन। और अब इंडियन साइकोलॉजी में ही नहीं या इंडियन लिटरेचर में ही नहीं, ये दोनों टूल्स वर्ल्ड वाइड रिसर्च में भी प्रूव हुए हैं। चाहे वो न्यूरो साइंटिस्ट रिसर्च हो, चाहे वो फिजियोलॉजिस्ट रिसर्च हो, चाहे वो साइकोलॉजिस्ट रिसर्च हो या और कनेक्टेड फील्ड्स की रिसर्च हो। ये जो पॉइंट हमने बोला है अपनी इंडियन फिलोसॉफिकल लिटरेचर या इंडियन फिलोसॉफिकल अंडरस्टैंडिंग के साथ, ये अब कुछ वेस्टर्न स्कॉलर्स जो हाईली क्वालिफाइड और साइंटिफिक रिसर्च वर्क कर रहे हैं, उन लोगों ने भी इस ओवरऑल वेलबींग की बात करी है और उन्होंने बताया है कि किस तरह से हमें अपनी लाइफ के हर एस्पेक्ट को, हर आयाम को सेटिस्फाई रखना चाहिए, खुश रखना चाहिए, संतुष्ट रखना चाहिए अगर हमें अपनी लाइफ में ओवरऑल वेलबींग चाहिए तो। और ये डॉक्टर लीजा रेनकिन जो MD मीन्स MBBS और फिर अगली डिग्री MD करे हुई है, सो हाईली क्वालिफाइड इन मेडिकल साइंस, ये किस तरह से इस बात को समझाने की कोशिश कर रही हैं कि हमारी ओवरऑल वेलबींग कैसे डेवलप होती है और कैसे अगर हम शारीरिक बीमारी के लिए सिर्फ इलाज कर रहे हैं तो और वो हमें बार बार हो रही है, तो उसकी जो रूट्स हैं वो कहीं और हैं, और जब तक हम उन रूट्स को नहीं जानेंगे तब तक वो एक सुपरफिशियल इलाज हुआ। तो इन्होंने बहुत सारे इनके सेशंस अवेलेबल हैं यूट्यूब पर, जैसे माइंड ओवर मेडिसिन्स, साइंटिफिक प्रूफ यू कैन हील योरसेल्फ, कि माइंड हमारा माइंड हमारी हीलिंग कर सकता है। इज मेडिसिन किलिंग यू,
कि क्या मेडिसिन तुम्हें मार रही है, यहाँ का मतलब हुआ कि तुम्हें अपनी फुल ग्रोथ के साथ नहीं जीने दे रही है। इज देयर साइंटिफिक प्रूफ वी कैन हील आवर सेल्फ? क्या साइंटिफिक प्रूफ है इसके कि हम अपनी हीलिंग खुद कर सकते हैं? शॉकिंग ट्रूथ अबाउट योर हेल्थ, आर यू मेकिंग योर सेल्फ सिक, पिंक मेडिसिन रिवॉल्यूशन। इन सब टॉक्स में इनका जो मेन मकसद है देने का या डिस्कशन है वो इस बात पर है कि कई बार हमारे कुछ और रीजंस होते हैं फिजिकल डिजीज के। हम उन रीजंस को जब तक नहीं सॉर्ट आउट करेंगे तब तक हमें नहीं पता लगेगा कि कैसे ये जो बीमारी है किसी और कारण से बार बार हम पर आ रही है। इन्होंने इस बात को समझाने के लिए जो मेन पॉइंट्स पर बात करी है वो ये बताया कि जैसे लॉनलीनेस है, हो सकता है कि किसी की बीमारी का कारण अकेलापन हो या अच्छे आपसी संबंध ना होना हो, तो वहां पर जो आपसी संबंध है, संबंध अच्छे ना होना या अकेलापन जो है वो आपकी बीमारी को, जो आपकी एक तरह से शारीरिक बीमारी है, उसको ट्रिगर कर रहा है। तो जब तक हम नहीं समझेंगे कि बीमारी का कारण क्या है तब तक शायद हम उस बीमारी की जड़ तक नहीं जा सकते। दूसरा, इन्होंने ऐसा ही एक एग्जाम्पल दिया है वर्क स्ट्रेस का, जो एक एक्सट्रीम एग्जाम्पल है फ्रॉम जापानीज कल्चर, लेकिन बस ये समझने के लिए कि कैसे कोई और कारण हो सकता है हमारी प्रॉब्लम के लिए, हमारी डिजीज के लिए, और जो हमें सॉर्ट आउट करना चाहिए। तो एग्जाम्पल के तौर पे हम इस बात को समझ सकते हैं, जैसे एक करोशी टर्म है जिसका मतलब है कि वर्कलोड के कारण मर जाना। और यहाँ पर बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जहाँ पर लोग इतना काम करते हैं कि लगातार वो कभी भी रेस्ट ही नहीं करते और सिर्फ काम करते रहते हैं, और इसके कारण उनको एक तरह से अटैक आना या एकदम से गिर के मर जाना, ऐसा उनमें देखा गया है। तो पिछले दिनों ही मैं एक ऐसा केस पढ़ रही थी जहां पर जिनकी डेथ हुई है, उन्होंने 24 में से 22 घंटे पिछले पूरे वीक वर्क किया था, जिसके कारण उन्हें एकदम से हार्ट अटैक हुआ और वो एक्सपायर्ड। तो वहाँ एक बड़ी संख्या ऐसे लोगों की है जो इतना वर्कलोड रखते हैं जिसके कारण वो किसी कारण से, मतलब उनकी एक तरह से हेल्थ पूरी तरह से खराब हो जाती है एंड इवन दे डाई। तो यहाँ एक्चुअली हमारे लिए ये डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, शायद हम में से कोई भी इतना काम नहीं करता कि हम पूरा रेस्ट ना कर पाते हो, लेकिन ये समझने के लिए हमारे लिए काफी आसान है कि कोई और कारण हमारी फिजिकल हेल्थ को प्रॉब्लम दे सकता है। इसके बाद ये बताती हैं कि जो हमारे बहुत सारे आयाम हैं हमारी लाइफ के, उन सब में एक कनेक्शन होना चाहिए। और ये जो कनेक्शन है, ये जैसे अगर आप देखते हैं इस स्लाइड में, तो इन्होंने कहा है कि बहुत सारे आयाम हैं हमारे, जैसे फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, मनी, एनवायरमेंट, सेक्सुअलिटी अगर कोई मैरिड लाइफ में है तो, क्रिएटिविटी, स्पिरिचुअलिटी, वर्क लाइफ पर्पस, रिलेशनशिप, ये सब आपस में कनेक्टेड हैं। अगर कोई भी कनेक्शन डिस्टर्ब करता है तो ये पूरा सिस्टम कोलैप्स होएगा। और इसलिए हमें अपनी लाइफ के हर एस्पेक्ट पर ध्यान देना चाहिए, बजाय कि हम सिर्फ इस बात पर ध्यान दें कि हमारी फिजिकल हेल्थ कैसी है या हमारी मेंटल हेल्थ कैसी है। यहाँ पर जब ये चर्चा कर रही हैं कि क्या हमारा माइंड अपनी हीलिंग कर सकता है या हमारे पास ये तरीका है कि हम बिना दवाई लिए अपनी हीलिंग कर लें, या इन्होंने बहुत सारी प्लेसिबो इफेक्ट स्टडीज को कोट किया है, जहां पर साइंस में अगर आपका इंटरेस्ट और आप जानते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि आपको मेडिसिन्स नहीं चाहिए, आपको साइकोलॉजिकल हेल्प चाहिए। और इस दौरान अगर ये डॉक्टर समझ लेते हैं कि आपको बीमारी नहीं है और आपको एक साइकोलॉजिकल फीलिंग है बीमारी की, तो वो आपको प्लेसिबो मेडिसिन्स देते हैं। प्लेसिबो मेडिसिन्स मतलब शुगर पिल्स, जिनमें दवाई का कोई असर नहीं है, लेकिन आप ये समझते हैं कि आप दवाई ले रहे हैं और इसलिए आप ठीक हो जाते हैं। तो ये साइंस को कोट करते हुए कहते हैं कि 18 to 80% ऐसे इफेक्ट है प्लेसिबो मेडिसिन्स का।
तो अगर सिर्फ ये मानने से कि मैं दवाई ले रहा हूं और हम ठीक हो रहे हैं, इसका मतलब हमारा ब्रेन हमारी बॉडी को डायरेक्ट कर रहा है कि तुम्हें दवाई आ गई, अब तुम्हें ठीक होना है। उसके आगे ये खुद अपनी लाइफ के भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स कोट करती हैं, जहाँ पे ये बताती हैं कि 33 इयर्स की एज पर ये 7 मेडिसिन लेती थी और इनको कैसे पता लगा कि इनके क्या क्या जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं, जो रिलेशंस प्रॉब्लम्स हैं, जो ये अपनी डे टू डे लाइफ से डील नहीं कर पाई, वो वहां पे कारण है, बजाय कि उनकी बॉडी जिस पर उनकी ये रिएक्शन आ रही है। ये आगे कहती हैं कि जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, वो सिर्फ हमें मेडिसिन देते हैं। कोई डॉक्टर नहीं है जो इस बात की बात करे कि हेल्दी रिलेशनशिप तुम्हारी लाइफ में है या नहीं, क्या वो तो कारण नहीं है तुम्हारी बीमारी के। हेल्दी प्रोफेशनल लाइफ है या नहीं है, क्या वो तो कारण नहीं है तुम्हारी बीमारी की। या स्पिरिचुअल कनेक्शन प्रॉपर होना, या हेल्थ सही होना, या फाइनेंशियल जो सेक्टर है वो प्रॉपर होना, एनवायरमेंटल फैक्टर प्रॉपर होना, और दूसरे जो कारण हैं। तो यहाँ ये अपनी सारी इन टॉक्स में ये जो कह रही हैं, ये कह रही हैं कि हमें खुश रहने के लिए, हमें ठीक रहने के लिए, हमें अपनी लाइफ में ग्रो करने के लिए हमें केयर करना होगा अपना माइंड, अपनी सोल, अपनी स्पिरिट, हार्ट। और फिर ये इस बात पर इनर पायलट लाइट की बात करती हैं, जो एक तरह से कहो कि जब आप इनर मेडिटेट करते हैं तब आपको अपनी लाइफ का चार्ज खुद लेने की जो एक तरह से कहिए कि कला है, वो आपको प्रमोट करती है। इसलिए ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो इन दो पर्सपेक्टिव्स के साथ, इंडियन साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव और एक तरह से वेरी साइंटिफिक पर्सपेक्टिव जो डॉक्टर लीजा के टॉक्स के थ्रू हमने डिस्कस किया, तो यहाँ हमें ये मैसेज मिलता है कि हमारी लाइफ का हर सेक्टर ओवरऑल कनेक्टेड होने चाहिए, ओवरऑल सेक्टर्स कनेक्टेड होने चाहिए और वो सारे आपस में पॉजिटिव और रिजॉल्व होने चाहिए। उसके बाद अगर हम थोड़ा सा ये डिस्कस करते हैं कि हमारी क्या स्टेज है और हमें आगे कैसे ग्रो होना चाहिए। हमारी स्टेज हो सकती है कि हम इमरजेंसी में हैं, हम सीवियर डिस्ट्रेस लेवल पे हैं, मीडियम पे हैं, माइल्ड पे हैं, या हम पॉजिटिव वेलबींग के साथ हैं। तो हमें क्या है कि स्टेप बाय स्टेप हर रोज आगे की साइड बढ़ना है। जो प्रॉब्लम हमें जिस स्टेज पर है, उन प्रॉब्लम्स को हमें पहले सॉर्ट आउट करना है और उसके बाद हमें नेक्स्ट स्टेज पर आना है और धीरे धीरे हमारा जो लेवल है वो होना चाहिए पॉजिटिव वेलबींग, जहां हम फुलेस्ट ग्रो कर पाए, जहां हम अपना बेस्ट अचीव कर पाए। हालांकि ये यहाँ पे डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, लेकिन इसी लाइन में एक हमारे लिए और भी बहुत इम्पोर्टेंट आयाम है जो आज के संदर्भ में मेरे ख्याल से बहुत जरूरी है। वो है हमारा कनेक्शन विद इंटरनेट फैसिलिटीज। हमें पता है कि जो डिजिटल वर्ल्ड है वो हमारे पास अभी बहुत वैरायटी के साथ, बहुत चीजों के साथ अवेलेबल है और कई बार ये हमारी वेलबींग को भी हैम्पर करता है। हम नहीं उस तरह से ग्रो कर पाते अपनी लाइफ में जिस तरह से हमें ग्रो करना चाहिए, क्योंकि हमारे लिए एक डिस्ट्रैक्शन है। वो है हमारा मोबाइल, वो है हमारा इंटरनेट, वो है हमारा लैपटॉप, और वहां इतना मटेरियल अवेलेबल है कि आप डिस्ट्रैक्ट होकर घंटों उस पर बिता सकते हैं। तो इस हाल में जब हमारे पास बहुत सारी चीजें अवेलेबल हैं, तो हमें अपने आप में ये सॉर्ट आउट करना होगा कि इस दुनिया में मुझे क्या चाहिए और मुझे क्या नहीं चाहिए। इसलिए यहाँ पर जब हम इंटरनेट फैसिलिटीज की बात करते हैं तो दो मुद्दे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। एक डिजिटल माइंडफुलनेस और दूसरा है डिजिटल न्यूट्रिशन। डिजिटल माइंडफुलनेस का मतलब हुआ कि आपको पूरी क्लियर इंटेंशन होनी चाहिए कि मुझे इसे कितना इस्तेमाल करना है, कितना इस्तेमाल नहीं करना है, कहाँ ये मेरी ग्रोथ को सपोर्ट कर रहा है और कहाँ ये मेरी लाइफ में मुझे डिस्ट्रैक्ट करना है। तो यहाँ आपको अपनी लाइफ का चार्ज लेते हुए ये समझना चाहिए कि मुझे इतनी ही फैसिलिटीज चाहिए, उसके बाद ये मेरी जो वेलबींग है उसमें रुकावट बन रहे हैं, इसलिए मैं उसे आगे इस्तेमाल नहीं करूंगा। दूसरा जो है टाइप ऑफ कंटेंट, आप सब जानते हैं कि इस पर अनलिमिटेड मटेरियल अवेलेबल है, जो भी आप देखना चाहें।
और ये स्टूडेंट्स के लिए या यंग जनरेशन के लिए और भी ज्यादा डिस्ट्रैक्शन पैदा करता है, क्योंकि वहां पर अनलिमिटेड चीजें हैं और आप अपने अच्छे के लिए आपने देखना शुरू करा, कब आप डिरेल हो गए आपको पता ही नहीं और आप कहाँ पहुंच गए और आपने घंटों वहां पर बिताए। उसके बाद आप फील करते हैं कि अरे ये तो मुझे टाइम यूटिलाइज करना चाहिए था, जो वेस्ट हो गया। तो मेरे ख्याल से ये हमें पता लगाना बहुत जरूरी है कि हमारा जो डिजिटल न्यूट्रिशन है उसका लेवल क्या है, क्या वो सिर्फ हम यूज के लिए कर रहे हैं या ये हमें मिसयूज कर रहा है। पिछले दिनों ही एक बड़ा अच्छा सा व्हाट्सएप मैसेज था जिसमें वो बोल रहे थे कि ये पर्सन कह रहा है कि मैं इंटरनेट यूज कर रहा हूँ क्योंकि ये मेरे लिए फ्री है, और इंटरनेट पीछे से कह रहा है कि तुम फ्री हो इसलिए मैं तुम्हें इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो यहाँ हमारी ये समझ होना बहुत जरूरी है, स्पेशली आज के टाइम में, क्योंकि जहां पर भी हम जा रहे हैं हमारे पास अनलिमिटेड मटेरियल, अनलिमिटेड रिसोर्सेज, अनलिमिटेड इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। वहां हमें ये समझना बहुत जरूरी है कि इन सब के बीच से हमें क्या चाहिए। अगला जो वीडियो है वो बिल्कुल अलग है, लेकिन एक समझ इसमें अच्छी है, इसलिए हमने आज के लास्ट सेशन के लिए इसे चुना है। और यहाँ पर स्पीकर हैं, वो ये कह रहे हैं कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो कैसे हमें वो नहीं दे रहा जो हमें चाहिए। यहाँ मैंने इसलिए ये वीडियो रखा है कि जो कॉलेज स्टूडेंट्स हैं उनको शायद अपनी क्लासेस तक की नॉलेज पर डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए। उनके पास एक बहुत खुली दुनिया है, जो भी उन्हें जानना है वो आजकल थैंक्स टू इंटरनेट वो सब अवेलेबल है। आपको अपनी लाइफ में क्या करना है, आपको अपनी लाइफ में किस तरह से चीजें, आपको अपनी लाइफ में क्या चाहिए, किस तरह से आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, उन सब की समझ आप अलग अलग रिसोर्सेज से ले सकते हैं। तो उसके लिए ग्रोथ माइंडसेट, जो शायद हमने पहले भी किसी एक वीडियो में डाला है, ना कि फिक्स्ड माइंडसेट, अपने आउट ऑफ द बॉक्स जाइए, सोचिए, देखिए दुनिया को और समझिए कि लोग किस तरह से अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, उनके क्या स्टाइल है, किस तरह से वो और अच्छा कर सकते हैं। नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त, लेखक, बिजनेस कोच डॉक्टर उज्जवल पाटनी बोल रहा हूं। इस सप्ताह ऐसा क्या हुआ कि पूरी दुनिया में हलचल मच गई। अच्छा, यदि मैं आपसे पूछूं कि आपके हिसाब से वर्ल्ड का सबसे रिस्पेक्टेड ब्रांड कौन सा है, सबसे स्टाइलो ब्रांड, सबसे प्रेस्टिजियस ब्रांड, तो शायद आप में से अधिकांश लोग एप्पल का नाम जरूर लेंगे। तो एप्पल के फाउंडर स्टीव वोजनियाक ने ऐसा क्या कह दिया कि भारतीय स्टालवर्ट्स हिल गए। स्टीव वोजनियाक ने कहा, इंडिया के लोगों के सक्सेस का मायना ही अलग है। यहां के लोगों का सक्सेस का अर्थ यह, अच्छे से पढ़ाई करो, कैसे भी करके एक अच्छी सी नौकरी करो, शादी करो, हो सके तो एक मर्सिडीज खरीद लो, और इतना ही ओवरऑल मिला के इनके सक्सेस का पैरामीटर है। साथियों, जैसे ही स्टीव वोजनियाक ने कहा, पूरे ट्विटर पे वार छिड़ गया। टॉप के इंडियन लोग रिप्लाई करने लग गए, और स्टीव जॉब्स ने एक कदम और आगे बढ़ के यह भी कह दिया कि इंडिया में इनोवेशन हो ही नहीं सकता। उन्होंने कहा, इंडिया की जो बड़ी आईटी कंपनी इन्फोसिस है वो भी एक सीमा के परे नहीं जा सकती, वो भी इनोवेट नहीं कर सकती। और प्रश्न ये उठता है कि सबको इतना इरिटेशन क्यों हो गया स्टीव वोजनियाक की बात पर। स्टीव वोजनियाक की कुल संपत्ति 649 करोड़ की है, और उसका जवाब किसने दिया? आनंद महिंद्रा ने, जिसकी संपत्ति 10,000 करोड़ की है। आनंद महिंद्रा ने स्टीव वोजनियाक से कहा, आप अगली बार आइए, सुर बदले हुए मिलेंगे। लेकिन प्रश्न यह है, क्या स्टीव वोजनियाक ने जो कहा वो सच है? क्या हम भारतीय पढ़ाई के नाम पर सिर्फ एक अच्छी नौकरी के लिए पढ़ाई करते हैं, सिर्फ क्लास में नंबर स्कोर करने के लिए पढ़ाई करते हैं? यदि मैं यहां आज आपसे कहूं कि स्टीव वोजनियाक ने कुछ गलत नहीं कहा,
तो शायद आप में से कुछ लोगों को बुरा लग जाए, लेकिन मैं आज आपसे प्रश्न पूछता हूं, आपका बच्चा जिस स्कूल में पढ़ता है वहां क्या चीज का वार है? क्या एक एक नंबर का वार नहीं है? आपका बच्चा स्कूल में डांट नहीं खाया जब उसके नंबर कम आए? क्या आपके बच्चे ने कभी कोई तोड़फोड़, कोई नई चीज क्रिएट करने की कोशिश की तो उसको सराहना मिली, या बदले में पेरेंट्स को बुलाया गया कि देखो आपका बच्चा क्या करता है? साथियों, हमारे इंडियन स्कूली सिस्टम में एक्सपेरिमेंट और रिसर्च के लिए कोई जगह नहीं है। यहां तक कि टीचर ने जो आंसर सिखाया है उसकी जगह आपने दूसरा आंसर लिख दिया तो टीचर आपकी क्लास ले लेगी कि क्या कहीं ट्यूशन जा रहे हो या किसी दूसरी बुक से पढ़ रहे हो या ज्यादा होशियार बनते हो, जो मैंने पढ़ा है वो नहीं लिख सकते। यहां पर कोई अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता या आइडियाज की स्वतंत्रता जैसा कुछ है ही नहीं। इस देश की स्थिति ऐसी है दोस्त कि यदि केस स्टडी की जाए तो इंग्लिश जो पढ़ा रहा है टीचर 80% स्कूलों में, खासकर टीयर 2 टीयर 3 सिटीज में, उसको खुद इंग्लिश नहीं आती। जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पढ़ा रहा है उसको देखने के बाद आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करने की इच्छा ही खत्म हो जाएगी। आप बोलोगे मैं जैसा ही हूं वैसा ठीक हूं। ये हालात है छोटे छोटे स्कूल में। मेरा खुद का बच्चा स्कूल में पढ़ता है, आपका बच्चा स्कूल में पढ़ता होगा, हम सबके बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं। आज स्कूल में जो क्राफ्ट का असाइनमेंट मिलता है वो कौन करता है? क्या आपको लगता है बच्चा करता है? गलत। या तो वो उसकी मां करती है या उसकी बड़ी बहन करती है, या हर शहर में ढेर सारे ऐसे एजेंसीज खुले हुए हैं, ऐसे आर्टिस्ट बैठे हैं जिनको पता है स्कूल में किस क्लास वालों को क्या जमा करना चाहिए। मजे से हजारों रुपए चार्ज करते हैं, माएँ उनसे बनवाती है और ले जाके स्कूल में सबमिट कर देती है। हमारे देश की क्रिएटिविटी। मैं आज यहां खड़ा हूं, मैं क्यों पता है स्टीव वोज़नियाक की बात से सहमत हूं? क्योंकि मेरे ऑफिस में कुछ दिन पहले कुछ पदों के लिए इंटरव्यू हुए, जिसमें प्यून के पद के इंटरव्यू के लिए कई एमए और कई एमकॉम लोगों ने अप्लाई किया। और ये बोलते वक्त मेरे को पीड़ा आया था, पीड़ा। जब मैंने उसको मना किया तो वो मुझसे कहता है कि सर ऊपर भी नौकरी नहीं मिलेगी, नीचे भी नौकरी नहीं मिलेगी, तो क्या करेंगे? हमारे देश की स्थिति ऐसी है कि 12th क्लास में पढ़ने वाले को डीडी बनाना नहीं आता, चेक साइन करना नहीं आता, वो पोस्ट ऑफिस में जाके एक छोटा सा प्रोसेस नहीं कर सकता। कई बार यह संभव है कि उसने बैंक तक में कदम न रखा हो। ये कैसी एजुकेशन व्यवस्था है जो फेल होने की इजाजत ही नहीं देती, जो प्रयोग करने की इजाजत ही नहीं देती। कुछ दिन पूर्व फ्लाइट में मुझे अमेरिका का एक प्रोफेसर मिला। वो कहता है हमारे यहाँ बच्चा स्कूल पास होते होते और फर्स्ट सेकंड यूजी तक आते आते वो कई बार अपने बिजनेस शुरू करके फेल हो चुका होता है, और हमारे यहाँ का बच्चा ग्रेजुएट होते तक भी माँ के पल्लू से बंधा हुआ रहता है। वो कहते हैं हमारे यहाँ का बच्चा कपड़ा धो लेता है, हमारे यहाँ का बच्चा फील्ड वर्क कर लेता है, हमारे यहाँ के बच्चे को गार्डनिंग आती है, हमारे यहाँ का बच्चा मशीन सुधार लेता है, हमारे यहाँ का बच्चा एडवेंचर कर लेता है। हमारे यहाँ का बच्चा क्या करता है? कुछ नहीं करता, क्योंकि उसके घर वाले हर चीज उसको मैनेज करके दे देते हैं। एक तरफ घर मैनेज करके दे देता है, दूसरी तरफ स्कूल प्रयोग नहीं करने देता। क्या गलत कहा स्टीव वोज़नियाक ने? क्या गलत कहा? मैं आपको बता रहा हूं, यही चलता रहा ना, भारत पढ़े लिखे अनएम्प्लॉयबल लोगों का देश बन जाएगा। पढ़े लिखे अनएम्प्लॉयबल लोगों का देश। और मुझे याद पड़ता है कुछ साल पहले नासकॉम के जो हेड थे उन्होंने एक बयान दिया था, इंडियन यूथ आर अनएम्प्लॉयबल। हम डिग्रीधारी हैं लेकिन हमें आप रोजगार नहीं दे सकते, क्योंकि हमको एक एप्लीकेशन लिखना नहीं आता, हमको शॉर्ट हैंड नहीं आता, हमको टाइपिंग नहीं आती, हमको ठीक से इंग्लिश नहीं आती, हमको ठीक से हिंदी नहीं आती। हम ऐसे विचित्र युग में फंस गए हैं जहां पर टीयर 2 टीयर 3 सिटी के बच्चे को अपनी इंग्लिश भी नहीं आती ठीक से, और वो हिंदी में भी 77, 68 और 85 नहीं बोल सकता। वो खत्म हो गया, वो ना इधर का रहा ना इधर का रहा। तो अब क्या करें? देश को क्लर्कों का देश बना दे? अब क्या करें? और जिस पे इतराते हो, सत्या नडेला, इंदिरा नूई, ये इंडिया ने बड़ा किया गया इनको। ये सब की प्रतिभा फॉरेन में जाके जब इन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन किए, बड़ी बड़ी कंपनी में वो सोचने का इकोसिस्टम मिला, तब जाके सत्या नडेला बने और इंदिरा नूई बने। ये तो आप और हम खुश होने के लिए बोलते, भारतीय मूल के होते रहिए खुश, लेकिन वही सत्या नडेला हिंदुस्तान में रहते तो निपट जाते हो।
वो इंदिरा नूई हिंदुस्तान में रहती तो आधे समय वो घर में बच्चों को बैलेंस करने में, बाद में सास ससुर को बैलेंस करने में, उसके बाद समाज को बैलेंस करने में, उसके बाद वर्क प्लेस को बैलेंस करने में खत्म हो जाती है। इंडिया है। क्या हम ऐसे इंडिया से अगली सदी में जाएंगे? आज इस केस स्टडी के माध्यम से मैं आपको जगाना चाहता हूं। क्यों? आज हमको सोचना होगा कि ऐसे पढ़ाने से क्या ना पढ़ाना अच्छा है, या हम सब मिल के आवाज उठाएं इस देश के एजुकेशन सिस्टम को प्रयोगशील बनाने के लिए, इस देश में असफलता को सम्मान दिलाने के लिए। क्योंकि जीतने के पहले हारना जरूरी है, नहीं तो हार से इतना भय पैदा हो जाएगा कि जीतने की कोशिश भी नहीं करोगे, यहां तक कि ट्राई नहीं करोगे। इस देश में रिसर्च का एनवायरनमेंट डेवलप करने के लिए स्थिति इतनी विचित्र है। कंप्यूटर में आज जो बुक स्कूल में पढ़ाई जा रही है वो टेक्नोलॉजी 3 साल पहले ऑब्सोलीट हो चुकी है, लेकिन पुस्तक बदली नहीं गई। वर्ल्ड की जिन चीजों के बारे में आज हमारा एजुकेशन सिस्टम बात कर रहा है वो चीजें आधी से ज्यादा ऑब्सोलीट हो गई है और पुस्तकें बदली नहीं गई है। टीचर को नहीं पता है। जब टीचर को नहीं पता और पुस्तक नहीं बदली, और इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर डेमो के लिए जो मशीन थी वो मशीन 20 साल और 50 साल पुरानी है, बीसीए जैसे कोर्स में जो व्यक्ति जिस कंप्यूटर पे चला रहा है वो कंप्यूटर 10 साल पुराना है। ये बनेगा इंडिया? इस तरीके से हम बनेंगे सुपर पावर, या इस तरीके से हम इंडिया से निकल के दुनिया में जहां जहां भी कोई अचीव करेगा उसको भारतीय मूल भारतीय मूल भारतीय मूल बोल के खुश होते रहेंगे? अब भारतीय मूल नहीं, भारत में टैलेंट पैदा करने होंगे। इसके लिए मैं आपसे आग्रह करता हूं, यदि आप मेरी बात से सहमत हैं कि भारत का एजुकेशन सिस्टम रद्दी और कबाड़ है, इससे 1000 गुना अच्छा तो हमारा गुरुकुल था पुराने जमाने का, ऋषियों मुनियों का, जहां पर बच्चों को शस्त्र चलाना सिखाया जाता था, जहां बच्चों को जानवरों को पालना सिखाया जाता था, जहां बच्चों को अपना अनाज खुद उगाना सिखाया जाता था, जहां बच्चों को शास्त्र सिखाए जाते थे, जहां उनको मल्ल युद्ध सिखाया जाता था, जहां स्पिरिचुअल, इंटेलेक्चुअल, फिजिकल सारे एस्पेक्ट पे ध्यान दिया जाता था। आज कुछ एस्पेक्ट नहीं बचा। आपका बच्चा एग्जाम में क्या नंबर लाया और मेरा बच्चा क्या नंबर लाया, ये इंडिया सुपर पावर नहीं बन सकता। मेरी कड़वी सच्चाई सुन लीजिए, यदि इंडिया का एजुकेशन सिस्टम ऐसा रहा हम कभी सुपर पावर नहीं बन पाएंगे, हम औसत क्लर्कों का देश बन के रह जाएंगे। हम पूरी दुनिया के लोगों के लिए काम करेंगे और पूरी दुनिया हमको नौकर बना के रख लेगी। जो एंटरप्रेन्योर्स का देश था वो नौकरों का देश हो जाएगा। यदि आप मेरी बात से सहमत है कि भारतीय एजुकेशन सिस्टम को स्क्रैप करके प्रैक्टिकल एजुकेशन सिस्टम, जिसमें प्रैक्टिकल लर्निंग हो, जिसमें इंटेलेक्चुअल, जिसमें सोलफुल, जिसमें फिजिकल, जिसमें अपने आप से एकांत में बात करना सिखाया जाए, जिसमें खुद का स्वॉट, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट जैसे एनालिसिस करना सिखाया जाए, जिसमें लिसनिंग पे जोर दिया जाए, जिसमें प्रैक्टिकल और प्रैक्टिकल पे फोकस हो, ऐसा एजुकेशन सिस्टम यदि लाना है तो आपको इस वीडियो को शेयर करना। और उससे अगला जो हमने लास्ट वीडियो लिया है, डोंट अलाउ योर लाइफ टू बी कंट्रोल्ड बाय दीज 5 थिंग्स, लाइक दैट यू कैन हैव मोर अंडरस्टैंडिंग अबाउट ईच एंड एवरीथिंग एंड यू कैन सर्व बेटर इन योर लाइफ।
प्रोग्राम है जिसमें हमने थोड़ा सा हटके इंटरवेंशन प्रोग्राम डिलीवर किया है। पहले हम लोग जो हमारे ट्रेडिशनल मॉड्यूल्स हैं साइकोलॉजी में, उन मॉड्यूल्स को लेके हमने IIT स्टूडेंट्स पर भी एक बार एक काम किया था, स्कूल स्टूडेंट्स पर भी हमने वो मॉड्यूल रिपीट करे हैं। लेकिन इस रिसर्च के द्वारा हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हम अपने लोगों तक अपने लोगों के ढंग से पहुंचे, और इसलिए हमने यहाँ पर साइकोलॉजी, मोटिवेशनल स्पीकर्स, स्पिरिचुअल स्पीकर्स, उन सब को मिलाते हुए अपनी तरफ से बेस्ट मैसेज देने की कोशिश करी है। क्योंकि ये हमारी पायलट स्टडी है और इस डायरेक्शन में हमें आगे भी जाना है, तो हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि जो पोस्ट टेस्टिंग है उसके दौरान जो तुम्हारे ओपन एंडेड क्वेश्चंस हैं उनमें आप खुलकर रिस्पांस दें, ताकि हम अगले जो हमारे सेशंस हैं या अगली जो हमारी प्लान्स होंगी उनमें हम आपकी समझ से और समझकर कुछ और अच्छे प्रोग्राम्स बना पाए। Thank you very much for participating in this research. Thanks a lot.